हे भगवान, कमर भी अकड़ कर रह गई है। आज तो बड़ी ही धोबी पछाड़ सफाई की मैंने। रिद्धिमा, रिद्धिमा, आई माँ जी, बोलिए। आज मेरा मन ताजा बेसन की कढ़ी खाने का हो रहा है, तो दोपहर के खाने में कढ़ी बना लेना। ठीक है माँ जी। ऐसी मरी हुई आवाज किसको सुना रही है? जरा सी सफाई करना भी तेरे बस की नहीं है। मैं तेरी इस आवाज को सुनकर पिघलने वाली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम गांव की लड़कियां बड़ी लोहा लठ होती हो। अब जा और जाकर खाना बना। सरोजा ने रिद्धिमा की थकान को कुछ नहीं समझा और उसने उसे खाना बनाने को भेज दिया। रिद्धिमा सरोजा की गांव की बहू थी। वैसे तो सरोजा की 2 बहुएं थीं, लेकिन बड़ी बहू शहर से थी, इसीलिए सरोजा उससे कम काम करवाती थी और सारे काम रिद्धिमा ही करती थी। लेकिन फिर भी सरोजा अपनी शहरी बहू को ज्यादा सम्मान देती थी। ही भगवान, ये कढ़ी तो मुझे बहुत ज्यादा थका देती है। चलो अब जल्दी से माँ जी को ये ताजा खाना खिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खा लूंगी। रिद्धिमा ने ऐसे बोलकर टेबल पर खाना लगा दिया। उसके ससुर और पति वगैरह भी काम पर से खाना खाने को आ चुके थे, तो पहले रिद्धिमा ने अपनी भाभी सहित सभी को खाना खिलाया। अरे बाबा, लीजिए कढ़ी लीजिए। आपकी प्लेट में तो बड़ी ही कम कढ़ी है। अरे रिद्धिमा बहू, आज तो तू बड़ी थकी थकी सी लग रही है। आजा, तू भी हमारे साथ ही खाना खा ले। नहीं जी, ये रिद्धिमा अभी खाना नहीं खाएगी। आप जानते नहीं है, पुरखों के जमाने से हमारे घर में बहू तभी खाती है जब बड़े खा ले। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से तो रीमा भी हमारे घर की बहू है, फिर ये क्यों हमारे साथ ही बैठकर खाती है? वो इसीलिए जी, क्योंकि रीमा रिद्धिमा से बड़ी है तो वो खा सकती है। सरोजा ने ऐसे ही बात बना दी। सरोजा के घर का ये उसूल था कि बहुएं परिवार को खिलाने के बाद ही खाती थी और वो खाना बनाते वक्त नमक भी नहीं चख सकती थी, नहीं तो उस खाने को झूठा मान लिया जाता था। और रिद्धिमा उन सभी उसूलों का अच्छे से पालन भी करती थी। आज भी सभी के खाने के बाद ही उसने खाना खाया। और माँ जी, हाँ, आप और रीमा भाभी कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, जा रही हूँ मैं अपनी बहू को अपनी सहेलियों से मिलवाने। तू घर में ही रहना। माँ जी, लेकिन नई बहू तो मैं हूँ। तो मैं क्या तुझे लेकर जाऊं अपनी सहेलियों के बीच? अजीब इंसान है। अरे गांव वाली, तुझे मैं अगर अपनी शहरी सहेलियों के बीच लेकर गई ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम गांव के लोगों में मैनर्स बड़े कम होते हैं, तू यहीं रह। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। सरोजा अपनी बड़ी बहू को बहुत ही मैनर्स वाली और समझदार मानती थी और रिद्धिमा को कूड़ा। ऐसे ही सब चल रहा था कि एक दिन, ये सब्जी तो लगभग तैयार ही है, बस जरा सा नमक चख लूं कि कम तो नहीं है। रीमा ने ऐसे बोलकर जिस चम्मच से वो सब्जी बना रही थी उसी चम्मच से सब्जी को चखा और फिर से वो उसी चम्मच को सब्जी में चलाने लगी। नमक थोड़ा सा कम है। भाभी, आपने फिर से वही हरकत की क्या? तुम मेरी हमेशा जासूसी ही करती रहती हो क्या? भाभी, मैं तो बस यहाँ पानी लेने आई थी, माँ ने मंगवाया था। भाभी, माँ ने कितनी बार तो हमें समझाया है कि उन्हें इस तरह से खाने को चक्कर बनवाना पसंद नहीं है। हमारे घर में सख्ती से इस बात की मनाही है, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं मानती हैं? तुम जरा मुझे समझाना बंद करोगी? मैं अच्छे से जानती हूँ कि माँ जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। खाना बनाते वक्त नमक तो हर कोई चखता ही है। अब तुम जाओ यहाँ से। रीमा की बात सुनकर रिद्धिमा रसोई से निकल आई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जो रीमा ने खाने को झूठा किया हो। उसे हर बार रिद्धिमा समझाती थी, लेकिन वो उसकी बात को कभी नहीं सुनती थी। आज भी खाना बन जाने के बाद रीमा ने एक प्लेट में खाना निकाला और अच्छा हुआ कि कोई भी नहीं है यहाँ। अब मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। वैसे भी मेरे बस की नहीं है कि सभी के खाने तक रुकना। रीमा ने ऐसे बोलकर रसोई में ही खाना खाना शुरू कर दिया। जिस बहू को सास अपनी सबसे अच्छी बहू मानती थी, वही उसकी नाक के नीचे ऐसी हरकतें कर रही थी और सरोजा को खबर तक नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन बड़ी जोरों से भूख लगी है और मैं तो जब भी लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगने लग जाती है। लेकिन माँ जी अभी घर में नहीं है, इसीलिए मैं खा नहीं सकती हूँ। रिद्धिमा बेचारी भूख से बिलबिला रही थी, लेकिन सरोजा के घर में ना होने की वजह से उसने खाने का एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला। एक तरफ उसकी बहू उसके पीछे भी इतनी ईमानदार थी, तो वहीं दूसरी तरफ सरोजा। अरे देख रीमा, ये गुलाबी रंग की साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तेरे ऊपर तो ये और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। हाँ माँ जी, ये साड़ी तो देखने से बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल साड़ी लग रही है। आजा, तुझे दिलवाती हूँ। सरोजा ने ऐसे बोलकर रीमा को साड़ी दिलवाई, जहाँ पर रीमा को एक और साड़ी पसंद आ गई। माँ जी, मुझे तो ये वाली साड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। कौन सी? अरे हाँ, ये भी अच्छी है। दोनों ही साड़ियों का कोई जवाब नहीं है। चल तो बहू, तू दोनों ले ले। सच माँ जी?
शुक्रिया माँ जी, अगर मैं ये साड़ी लेकर जाऊंगी तो रिद्धिमा का क्या होगा? उसे देखकर बुरा लगेगा। अरे उसके लिए ले तो लिए हैं सेफ्टी पिन, अब क्या सारा बाजार ही उसके लिए ले जाऊं? सरोजा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। जहां उसने अपनी एक बहू को ढेरों सामान दिलवाया था, तो वहीं दूसरी तरफ उसने रिद्धिमा के लिए कुछ भी नहीं लिया। लगभग 2 घंटे बाद दोनों सास बहू घर आईं। जहां माँ जी, अच्छा है जो आप आ गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप दोनों खाना खा लीजिए, उसके बाद फिर मैं भी खाना खा लूंगी। रिद्धिमा बेचारी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। उसने पहले अपनी सास को खाना खिलाया और तब उसने खुद खाया, लेकिन इतनी सब बातों से भी सरोजा खुश नहीं होती थी। खाना खा लेने के बाद सरोजा अपनी बहुओं को उनका सामान देने लगी। ये ले रिद्धिमा, तेरी साड़ी के सेफ्टी पिन खोते रहते हैं ना, तो इसीलिए मैं ये सेफ्टी पिन तेरे लिए लाई हूँ। शुक्रिया माँ जी। और देखो माँ जी ने मुझे ये 2 साड़ियां और साथ में ये चुनरी और ये 2 नेकलेस दिलवाए हैं। कैसे हैं? अरे नहीं, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम्हारी पसंद तो वही गवारों वाली ही है ना, तो तुम्हें ये सब कहाँ अच्छा लगेगा? अपनी हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी अपनी सास को अपनी जेठानी की ही तरफदारी करता देख रिद्धिमा को काफी दुख होता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रिद्धिमा बेचारी अपनी सास के नक्शे कदम पर चलती थी। जब भी उसे ही गलत समझा जाता था और रीमा खाने को झूठा कर करके बनाती थी और उसके अलावा कोई भी काम नहीं देखती थी, तब भी उसे ही ज्यादा सम्मान मिलता था। ऐसे ही सब चल रहा था कि आज के दिन सरोजा के घर में कुछ खास मेहमान आए हुए थे। मैंने अंदाज से तो नमक डाल दिया है, लेकिन कह नहीं सकती हूँ कि ये ठीक होगा कि नहीं। रिद्धिमा बेचारी ने अंदाजा कर करके ही खाना बनाया और बड़ी ही सफाई से खाना बनाकर उसने टेबल पर लगा दिया। सभी लोग खाने को बैठ गए और अरे बहू रानी, तुम भी बैठो, तुम क्यों खड़ी हुई हो? नहीं नहीं, पहले आप सभी खा लीजिए, तब फिर मैं खा लूंगी। मेरे घर के यही असूल है। मेरे घर की बहुएं पहले परिवार को खिलाती हैं, उसके बाद खुद खाती हैं। मैं इतना ज्यादा ख्याल रखती हूँ रसोई का कि मेरे घर की बहुएं खाने का नमक भी बनाते वक्त नहीं चखती हैं, क्योंकि अगर इन्होंने चख लिया तो फिर खाना जूठा हो जाएगा। वाह सरोजा, बड़े ही हिसाब वाली औरत है तू शुरू से ही। और देख, तुझे कितनी पाबंद बहू भी मिली है जो तेरी इस बात को मानती है। नहीं तो आजकल की लड़कियां कहाँ कोई रिवाज मानती हैं। ये तो बस ठीक ठाक ही बहू है मेरी, वरना मेरी रीमा बहू है ना, वो तो बहुत ही समझदार है। सरोजा से रिद्धिमा की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उसमें भी रीमा की बात को अड़ा दिया। ऐसे ही शाम हो गई और शाम के वक्त का खाना रीमा के ऊपर आया। मेहमान अभी भी घर में ही थे। वही सूप बस बन ही गया, जल्दी से इसका नमक मिर्च चख लेती हूँ। रीमा ने ऐसे बोलकर चम्मच को सूप में डाला और उसी चम्मच से चुस्कियां ले लेकर वो सूप को चखने लगी। लेकिन ये मंजर बाहर से एक मेहमान ने देख लिया। हे भगवान, ये तो कैसे गंदगी से खाना बना रही है और जूठा भी कर रही है। ये सरोजा दोपहर तो ऐसे बोल रही थी जैसे कि ना जाने इसकी बहू कितनी पाबंद है बातों की। मुझे तो पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था। अभी दिखाती हूँ इस सरोजा को इसकी बहू की हरकत। ऐसे बोलकर वो औरत सरोजा को भी रसोई के पास ले आई। जहां पर सरोजा ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फट गईं। अरे कौन इंतजार करेगा सभी के खाने का, मुझे तो भूख लग रही है, इसीलिए मैं तो खाना खा रही हूँ। रीमा ऐसे बोलकर खाना खाने लगी, जो कि सरोजा को देखकर बहुत बुरा लगा। और फिर सरोजा पीछे से बोली, रीमा, माँ जी, तेरी ये मजाल। अरे तुझे तो मैं अपनी सबसे अच्छी बहू समझती थी, तू ऐसी है। सरोजा ने रीमा को काफी बातें सुनाई, जिन्हें सुनकर उसका सिर शर्म से झुक गया। अब सरोजा जान गई थी कि उसकी अच्छी बहू कौन थी। रीमा ने अपनी गलती की माफी मांगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। ये सच है या कोई सपना? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? हर चीज सोने की बनी है। चंद समय पहले तो मैं अपने मिट्टी के मायके में थी और अब अपने सोने के ससुराल में हूँ। अरे राधा बहू, क्या सोच रही हो? चलो अंदर चलो, अभी हमें बाकी की रस्में भी तो करनी है। माँ जी, एक बात पूछूं? ये दीवार, झूमर, छत, सारा सामान, यहाँ तक कि आप लोगों ने जो गहने पहने हैं, ये सब क्या असली सोना है? ये मेरा ससुराल क्या पूरा का पूरा असली सोने का बना हुआ है? हाँ भाभी, ये असली सोना है, वो भी 24 कैरेट। पल भर में किसी इंसान की किस्मत भला कैसे बदल सकती है, ये मैंने आज जाना। कहाँ मिट्टी के मायके में रहने वाली मुझ गरीब लड़की का ये सोने का ससुराल होगा, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। आखिरकार कैसे मिट्टी के मायके में रहने वाली गरीब राधा इस सोने के ससुराल की बहू बनी? आइए दोस्तों, आज हम राधा की इस कहानी के माध्यम से मिट्टी के मायके से सोने के ससुराल के इस सफर को जानते हैं।
सुबह से 4 बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, लेकिन ये मिट्टी तो गिरने से रुक ही नहीं रही है। बार बार पैर में लगती रहती है। खाना बनाओ तो छत से मिट्टी झड़कर खाने में गिर जाती है। इस मिट्टी के घर से तो अच्छा घास फूस की झोपड़ी होती है। दीदी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और ये तुम्हारा हाथ लाल कैसे हो गया? कहीं गिरे थे क्या? वो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था तो हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मिट्टी की जमीन पर सोने की वजह से तुम्हारे हाथ में सूजन आ गई है। कितनी बार कहा है तुम्हें कि चादर बिछा लिया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुननी ही नहीं है। राधा अपनी माता पिता और 11 साल के भाई के साथ एक मिट्टी के घर में रहती थी। छत, दीवारें, यहाँ तक कि बिस्तर भी मिट्टी का ही बना हुआ था। हर रोज की तरह राधा अपने मिट्टी के बिस्तर पर सो रही होती है कि तभी अचानक से बिस्तर टूटता है और राधा नीचे गिरती है, जिससे उसकी कमर में काफी दर्द होता है। हाय मेरी कमर! दोपहर में ही तो इस मिट्टी के बिस्तर को तैयार किया था, हफ्ते भर में 4 बार टूट चुका है ये। मिट्टी के घर की वजह से कभी इनके खाने में छत से मिट्टी गिरती तो कभी हाथ पैरों पर ढेर सारी मिट्टी चिपक जाती, तो कभी कभी तो इस मिट्टी के घर में छोटे मोटे कीड़े घुस आते जो किसी न किसी को काटते रहते हैं। ये क्या माँ, लगता है आपको किसी बड़े कीड़े ने काट लिया है। मैं हल्दी लगाकर नारियल का तेल लगा देती हूँ, इससे कोई बीमारी नहीं होगी। सारा परिवार उस मिट्टी के घर में रहकर काफी परेशान था, लेकिन कम कमाई और गरीबी के चक्कर में कोई भी अपनी किस्मत नहीं बदल पा रहा था। जहां कमलेश जूते बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, वहीं राधा भी अस्पताल में साफ सफाई का काम करती है। हर रोज की तरह राधा काम खत्म कर घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में पड़ने वाली नदी के पास से राधा को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, बचाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? राधा जैसे ही नदी के पास जाती है तो देखती है कि एक लड़का नदी में डूब रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, कोई मेरी मदद करो। हे भगवान, ये लड़का डूब ना जाए, नदी का पानी तो बहुत गहरा है। राधा जल्दी से नदी में जाती है और उस लड़के को बचाकर बाहर ले आती है। ठीक है, आप इस नदी में डूबे कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो लगा कि आज मैं डूब कर मर ही जाऊंगा। वो दरअसल मैं इस नदी के पास खड़े होकर फोटो ले रहा था कि तभी शायद गीली मिट्टी में पैर रखने की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में डूब गया। अगर आप नहीं होती तो मैं तो भगवान को प्यारा हुई हो जाता। आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको कितने पैसे चाहिए? मैंने आपकी जान बचाई है, आप सही सलामत हैं, ये मेरे लिए काफी है। मुझे आपके कोई पैसे नहीं चाहिए, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। दरअसल इस लड़के का नाम अनुराग था और यह काफी ही ज्यादा अमीर था। अनुराग का घर भी पूरा सोने का बना हुआ था। अनुराग को राधा और उसकी बातें पहली नजर में भी भा जाती हैं, जिसके बाद अब अनुराग आए दिन छुपकर राधा का पीछा करता है और आज अपने माता पिता और बहन को राधा के बारे में बता देता है। अगर वो लड़की इतनी अच्छी है तो हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, क्यों सावित्री जी? हाँ, क्यों नहीं, हम इसी रविवार उनके घर पर रिश्ता लेकर चलते हैं। अनुराग बेसब्री से रविवार का इंतजार करता है और अपने पूरे परिवार के साथ राधा के घर जा पहुंचता है। अनुराग को देख राधा काफी हैरान होती है कि तभी अनुराग की माँ सारी बात राधा के माता पिता के सामने रखती हैं। हम क्या कहें, मिट्टी के घर में रहने वाली मेरी बेटी आपके आलीशान घर की बहू बनेगी, इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। लेकिन बहन जी, आप तो देख रही हैं कि हम किस तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको दान दहेज दे सके या धूमधाम से शादी कर सके। आप इन सब की फिक्र बिल्कुल मत करिए, सब कुछ हम करेंगे, आप बस दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए। शोभा राधा को शगुन का सामान देकर चुनरी उड़ा देती है और सिर्फ कुछ दिनों में राधा और अनुराग की धूमधाम से शादी होती है और आखिरकार राधा अपने मिट्टी के मायके से विदा होकर अपने सोने के ससुराल में आती है। अपने सोने के ससुराल को देख राधा काफी ज्यादा हैरान थी, जिसे देख राधा के मन में कई सारे सवाल पैदा होने लगे थे। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, सब सपने की तरह लग रहा है। ये सपना नहीं, अब आप सच में इस सोने के घर की बहू हो, ये पूरा घर आपका है। सभी नई नवेली बहू का बड़े प्यार से स्वागत करते हैं। राधा अपने सोने के ससुराल को इधर उधर घूम कर देख रही होती है। राधा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो वो भी पूरा सोने का बना हुआ था। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है। राधा की सास और नंद हाथों में सोने से जड़ी हुई साड़ी और ढेर सारे सोने के गहने लेकर राधा के कमरे में आती हैं।
बहू, तुम्हारी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन हम चाहते हैं कि आज तुम ये साड़ी और सारे गहने पहनो। माँ जी, ये सब बहुत सुंदर है, लेकिन मैं ये सोने की साड़ी और गहने कैसे पहनूं? मुझे इनकी आदत नहीं है। भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं आपको अपने हाथों से तैयार करती हूँ। राधा उस सोने की साड़ी को पहनती है और अलीशा राधा को काफी अच्छे से तैयार करने चली जाती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और राधा के सामने बड़ा सा सोने का बना हुआ केक होता है। क्या ये केक भी सोने का बना हुआ है? हाँ बहू, ये केक सोने का बना हुआ है। दुबई के बहुत फेमस शेफ ने बनाया है इसे। बताओ, खाने की चीज भी सोने की है। ऐसा लग रहा है 200-300 साल पहले किसी राजा महाराजा के घर में आ गई हूँ। राधा अपने सोने के ससुराल में काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन इसी के साथ राधा को हमेशा अपने मिट्टी के मायके में रहने वालों की फिक्र सताती थी। राधा की शादी को काफी समय हो गया था, इसलिए आज राधा के माता पिता और भाई उससे मिलने के लिए आते हैं। अपनी बेटी को सोने के महल में रहता देख सावित्री और कमलेश काफी ज्यादा खुश थे। ये बिस्तर कितना मुलायम है ना, मुझे तो इस पर खेलने में बहुत मजा आ रहा है। मैं तो अब दीदी के साथ ही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा उस मिट्टी के घर में। चिराग बेटा, ये तेरी बहन का ससुराल है, हमारा घर नहीं। वो तो तेरी जिद थी कि तुझे दीदी से मिलना है, इसलिए हम यहाँ पर आए, वरना कहाँ हमारी हैसियत है सोने के महल में आने की। सावित्री कमलेश चिराग को लेकर चले जाते हैं। राधा को बार बार अपनी माँ की कही हुई बात याद आ रही थी। सोने के महल में आने के बाद भी कितनी बदनसीब हूं मैं कि अपने माँ बाप और छोटे भाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। यहाँ मैं सोने के बर्तनों में खाना खाती हूँ, सोने के बिस्तर पर सोती हूँ, और वहाँ मेरे माँ बाप और भाई घुट घुट कर जी रहे हैं। राधा अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। मुझे माँ बाबा की बहुत याद आ रही है, क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। चलो मैं तुमको ले चलता हूँ। अनुराग राधा दोनों गाड़ी में बैठते हैं। थोड़ी देर में अनुराग एक बड़े से घर के बाहर गाड़ी रोकता है, जिसे देख, आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? किसका घर है? अंदर तो चलो, अभी पता चलेगा। राधा जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि सहूलियत से भरा उस आलिशान घर में कोई और नहीं बल्कि उसके माता पिता भाई हैं। बाबा, चिराग, आप लोग यहाँ? ये घर आपका है? हाँ बेटा, ये हमारा घर है और अब हम यहीं रहते हैं। दामाद जी ने ये घर हमारे लिए खरीदा है। हमने तो इन्हें कितना मना किया, लेकिन इन्होंने हमें अपनी कसम दे दी। क्योंकि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, और अगर एक बेटा अपनी माँ बाप के लिए ये सब नहीं करेगा तो कौन करेगा? राधा, उस दिन जब तुम कमरे में रो रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली और तुम्हें बिना बताई तुम्हारे बाबा के लिए ये छोटा सा तोहफा ले लिया। अब तो तुम खुश हो ना? अनुराग, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अपने सोने के ससुराल में रहकर भी मैं हमेशा बेचैन रहती थी। मेरे बिना कहे ही आपने मेरे माँ बाप के लिए इतना कुछ कर दिया। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि जो मुझे आप मिले। राधा के माता पिता और भाई आराम से उस घर में रहते हैं। वहीं अनुराग राधा के पिता को एक छोटा सा कारोबार भी खोल कर दे देता है, जिससे अब उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है और राधा भी अब अपने सोने के ससुराल में बिना कोई परेशानी के हंसी खुशी रहती है।